पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके बीच लेकर आया हूं प्राथमिक गणित भाग 2 वर्ग 10वीं के लिए प्रकाशन भारती भवन से प्रश्नावली 1 के बी को लेकर आपके बीच आया हूं। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहें। अच्छा लगे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको हमेशा ऐसे वीडियो प्रतिदिन ससमय आप सबको मिल जाए। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1 के बी में क्या है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में अभाज्य संख्या की चर्चा है, तो थोड़ा हम अभाज्य संख्या पर संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। चूँकि इसके पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे या मेरे इस चैनल पर आप जांच कर देख सकते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। ये जो है 5 है, 3 है, 7 है, 11, 13, 17, ये कुछ संख्याएं हैं जो अभाज्य है, जिसमें सिर्फ एक और अपने आप के अलावा दूसरे किसी से भी भाग नहीं लगने वाला है। सिर्फ एक और अपने आप के अलावा दूसरे किसी से भाग नहीं लगने वाला है, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है जिसमें सिर्फ एक और अपने आप के अलावा दूसरे किसी संख्या से भाग नहीं लगने वाला होता है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं, जैसे 4 है, इसमें 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 9 इसमें 1 से लगेगा, 3, 9 से 10, 1, 2, 5, 10, 18, 1 से भी लगेगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 18 से भी। तो ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें एक और अपने आप के अलावा दूसरे भी संख्या से भाग लगता हो तो भाज्य संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने और एक के अलावा दूसरे किसी संख्या से विभाजित नहीं होता हो तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो आप देख सकते हैं अभाज्य संख्याओं के मात्र 2 गुणनखंड है या होते हैं। ये अभाज्य संख्या के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो स्वयं होता है और एक स्वयं, एक स्वयं और एक। इस 7 का देखिए तो एक स्वयं, एक 11 का देखिए तो एक 11 स्वयं, एक। मतलब अभाज्य संख्याओं में सिर्फ अपने से भाग लगता है और कहें तो एक से, मतलब कि सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित होने वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। तो ये अभाज्य संख्या है। अब मान लेते हैं कि P, जैसे P एक कोई अभाज्य संख्या है। P कोई अभाज्य संख्या है, तो जैसे प्रश्नावली 1 के बी में दिया गया है, प्रश्नावली 1 का बी है, 1 का बी है। इसमें लिखा गया है प्रश्न संख्या 1 में लिखा गया है 1 का 1, धन पूर्णांक P अभाज्य होगा। धन पूर्णांक P अभाज्य होगा। धन पूर्णांक P अभाज्य होगा यदि P में केवल एवं और से भाग लगे। तो धन पूर्णांक P अभाज्य कब होगा? कोई संख्या अभाज्य कब होता है? अभी तो बता रहे थे कोई संख्या अभाज्य कब होता है। जैसे कि 17 है तो 1 और 17 से भाग लगेगा, 3 है 1 और 3 से इसमें भाग लगेगा, 5 है इसमें 1 और 5 से भाग लगेगा, 11 है इसमें 1 और 11 से भाग लगेगा। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि धन पूर्णांक P एक पूर्णांक है, तो P में केवल किससे भाग लगेगा? अभाज्य संख्या होगा। यदि P अभाज्य होगा तो P में केवल किस और किस संख्या से भाग लगेगा?
धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगे। तो आपका उत्तर क्या होगा? तो निश्चित बोलेंगे कि सर इसका उत्तर केवल एक और स्वयं, स्वयं यानी p, स्वयं यानी p से भाग लगे। धन पूर्णांक p एक अभाज्य होगा यदि p में केवल एक और p से भाग लगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक और p। ये दो चीज़ लिखे जाएंगे। आइए 2 नंबर देखते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। 2 नंबर है संख्याओं को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। आप इसमें अब लिखना है कि डैश संख्याओं को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। तो इसमें उत्तर होगा यौगिक। इसमें लिखा जाएगा यौगिक। इसका उत्तर होगा यौगिक। संख्याओं को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। 2 पूर्णांक a और b सह अभाज्य है यदि मॉस a और b बराबर डैश। ये रिक्त स्थान में क्या आएगा? 2 पूर्णांक a और b सह अभाज्य है यदि मौसा ए बी का मौसा क्या हो। तो सह अभाज्य संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं, सह अभाज्य संख्या वैसी संख्याओं के जोड़ा को कहते हैं जिसका मौसा 1 होता हो। वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मौसा 1 होता हो, वैसे संख्याओं का युग्म जिसका मौसा 1 होता हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं 3 और 5, इसका मौसा 1 होगा, निकालिएगा तो 3 एकम 3, 2, 3 एकम 3, 3 2 एकम 2, 1, 1 दूनी 2, कट गए। तो इसका मौसा 1 आया। तो ये जोड़ा, ये युग्म सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। यह युग्म सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। आप देख सकते हैं 5 7, इसका भी मौसा 1 होगा, इसलिए ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। 9 10, ये दोनों का मौसा 1 होगा, तो ये सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। तो बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। वैसी संख्याएं जिसके मौसा 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 पूर्णांक a और b सह अभाज्य है यदि ये मौसा a और b के कितना हो। a और b का मौसा कितना होगा कि ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य कहलाएंगी। a और b का मौसा कितना होगा कि दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो आप बोल सकते हैं कि 2 पूर्णांक a और b सह अभाज्य है यदि उनका मौसा 1 हो, यदि उनका मौसा 1 हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। आइए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या है?
4 में मौसा 48 से 30, मौसा 48 30 मौसा 30 48, ये 4 नंबर प्रश्न है। मौसा 48 30 बराबर मौसा 30 किसके बराबर होगा? ये यहाँ पे खाली स्थान पे क्या लिखा जाएगा, ये पूछी जा रही है। खाली स्थान पे क्या होगा? तो मौसा 30 और 48 का जो मौसा होगा वही तो 48 और 30 का जो मौसा होगा, इसके बराबर में 30 और 48 का मौसा, इसका मौसा जितना होगा उतना ही इसका मौसा होने वाला है। तो एक संख्या 48 है और दूसरी संख्या 30 है, इसमें एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या 48 होने वाली है। आप कहेंगे ना कि इसका मौसा इसके मौसा के बराबर है, इसका मौसा इसके मौसा के बराबर है, तो इसमें एक 30 है एक 48 है, इसमें 30 है तो एक बचेगा 48। इसका उत्तर हो जाएगा 48। अच्छा, ये एक पिछले क्लास में बताया गया था, पिछले क्लास में इसमें देखा गया था, पिछले क्लास में इसमें देखा गया था कि दो संख्या यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा, यानी दो संख्याओं का मौसा और लसा, दो संख्याओं का गुना करेंगे, दो संख्याओं को गुना करेंगे तो उन दोनों का गुणनफल उनके मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें विस्तार से इस पर चर्चा की गई है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, अगर दो संख्याओं का मौसा और लसा निकालते हैं तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर उनकी मौसा और लसा का गुणनफल होता है। ये होता है, अगर हमें निकालना है इसमें से मौसा, अगर एक संख्या a है और एक संख्या b है तो a गुने b बराबर मौसा ab गुने लसा ab होगा। यानी इन संख्याओं का मौसा, इन संख्याओं का मौसा इतना, ab का मौसा और ab का ही लसा, ab का ही लसा, ab का मौसा और ab के लसा के गुणनफल के बराबर उन संख्याओं के गुणनफल होता है। ये होता है। तो हम देख रहे हैं अब हम 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। लिखा हुआ है मौसा ab गुने लसा ab बराबर डैश गुने डैश। तो आप बताइए आपकी क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे कि सर ए बी का मौसा और ए बी का लसा का गुणनफल ए और बी के गुणनफल के बराबर होगा। ए और बी के मौसा का मौसा और ए और बी के लसा का गुणनफल ए बी के गुणनफल के बराबर होगा। ए और बी के लसा और ए और बी के मौसा का गुणनफल ए बी के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसमें हो जाएगा ए और इसमें हो जाएगा बी। 5 नंबर का उत्तर हो जाएगा ए और 1 में हो जाएगा बी। ये होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। 2 का 1 देखते हैं। ये अभी तक 1 नंबर प्रश्न देख रहे थे। ये प्रश्नावली 1 का बी है, 1 का बी है, 1 का बी है, 2 नंबर में है। यहाँ खाली स्थान है, फिर यहाँ खाली स्थान है, फिर यहाँ खाली स्थान है। यह खाली स्थान नहीं है, दरअसल यहाँ संख्या दिया हुआ है। एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ जो संख्या है वह है 2, यहाँ जो है वह है 2,
1 2 3। फिर यहाँ जो है, यहाँ जो है एक संख्या 2 है और यहाँ जो है 17 है। तो हमें इन रिक्त स्थानों में लिखना है। रिक्त स्थानों में क्या आएगा उसी को लिखना है। यहाँ पर दिया गया है A, यहाँ दिया गया है B और यहाँ दिया गया है C। तो इसमें अज्ञात जो संख्या है A, B और C उसी को ज्ञात करना है। यहाँ पे जो अज्ञात मान है A, B, C इसको ज्ञात करना है। तो आप आसानी से नीचे की ओर से बढ़ते जा सकते हैं, नीचे की ओर से बढ़ते जा सकते हैं। आइए उसके पहले कुछ हम उदाहरण को देख लेते हैं। एक ये खाली हो गया, फिर एक ये है, ये खाली हो गया, फिर एक ये है, ये खाली स्थान हो गया, फिर एक है, ये यहाँ है 5 और यहाँ है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इन तीनों में खाली स्थान में क्या लिखे जाएंगे तो आप ज़रा ध्यान देंगे। यहाँ पर हम 5 दूनी 10, फिर 10 दूनी 20, फिर 20 दूनी 40। यानी कि ये अगर यहाँ होता तो ये बराबर 40, B होता तो B बराबर 20 और C होता तो C बराबर 10 होता। आप समझ गए होंगे कि इसमें कैसे लिखना है। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक यहाँ पर खाली स्थान है, फिर ये हो गया, यहाँ पर खाली स्थान है, फिर ए हो गया, यहाँ पर खाली स्थान है, फिर ए हो गया। अगर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है तो कितना होगा, ये खाली स्थान में कितना होगा। अगर यहाँ ए है, बी है और ये सी है तो इन खाली स्थानों में क्या होगा। तो आप कह सकते हैं 7 5 35। अब 35 आते तो 7 5 35 के 5 हाथ में 3 और 7 3 21 है 3 24। अब इसे इसमें गुना करेंगे। 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 चौक 28 3 31 के 1 हाथ में 3 और 7 दूनी 14 3 17। तो ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, सी का मान ये हो गया। देख लीजिए ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, सी का मान ये होगा। तो अब आप बता सकते हैं कि यहाँ ए, बी और सी का क्या मान होने वाला है। यहाँ आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं कि ए का मान कितना होने वाला है। तो आप कह सकते हैं ए, बी और सी। तो नीचे से हम लोग आएंगे, नीचे से आएंगे 17 दूनी 34, इसमें लिखा जाएगा 34। अब 34 इसमें हो गया, इसमें हो गया 34। तो देखिए 34 दूनी 68, बी में हो जाएगा 68। अब 68 से 2 में गुना करेंगे तो 2 8 16 के 6 हाथ में 1 और 2 6 12 1 13 136। तो ये हो गया आपके ए, बी और सी का मान, यानी रिक्त स्थान में खाली स्थान में क्या है उसका मान हो गया। बिल्कुल हमें उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे और आपसे हम आग्रह करते हैं कि अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं तो कृपया आप अपने साथियों को भी बताएं कि मेरे चैनल पायोनियर एजुकेशन क्लासेस पर आएँ और इस वीडियो को देखें, लाभ उठाएं और अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो आप इसमें चाहते हैं ताकि मैं आप तक पहुंचा सकूं, कमेंट में ज़रूर लिखें सुझाव। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों को बताएंगे कि वे भी सब्सक्राइब करें। बहुत लाभ मिलने वाला है इस चैनल से आप सबको। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो 2 का 2 नंबर प्रश्न है। 2 का 2 नंबर प्रश्न है, बहुत मज़ेदार है। ये हो गया खाली बॉक्स, ये हो गया खाली बॉक्स, ये हो गया खाली बॉक्स और फिर ये हो गया एक खाली बॉक्स, ये हो गया एक खाली बॉक्स और इसमें यहाँ से फिर यहाँ गुना का संबंध है, गुना का संबंध है। फिर यहाँ खाली बॉक्स है, ये दिया गया है, यह दिया गया है, यहाँ सब गुना का संबंध है। आप बता सकते हैं कि इसमें 8 दिया गया है, इसमें भी कुछ भी नहीं है
और इसमें भी गुना का संबंध है, जो इसमें देख रहे हैं इसमें भी गुना का संबंध है, और ये जो है वह है, यह जो है वह है खाली बॉक्स। इसका मान दिया गया है 72, इसका मान 72 है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, दिमाग लगाइए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आप अनुमान लगाइए कि क्या होने वाला है। जब गुना का संबंध है, इससे और इसमें गुना करते हैं तो 72 आता है। तो आप दिमाग लगाइए, पकड़िए कि 8 में कितना से गुना करे कि 72 आएगा, 8 से कितना में गुना करे कि 72 आएगा। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सर 8 में हम 9 से गुना करेंगे तो 8 9 72 होगा। तो यहाँ के मतलब कि 1 में 9 हो गया, 1 में 9 हो गया। अब आपको सोचना है कि दोनों का गुणनफल 9 है, इस दोनों का गुणनफल 9 है, तो बताइए कितना से कितना में गुना करते हैं ताकि 9 आता है। तो आप कहेंगे कि सर 3 से 3 में गुना करेंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 से 3 में गुना करेंगे 9 हो जाएगा। उसके बाद 8 आना है, तो किससे हम गुना करें, किससे गुना करें कि 8 आ जाए। सोचिए, 3 बार किस संख्या से गुना करने पर 8 आता है। तो आप कहेंगे सर 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ही तीनों से गुना करेंगे तो 8 होगा। 8 9 72, ये 3 तिहाई 9। तो ये आपका आंसर हो गया। ये जो लिखा गया है ये सब आंसर हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। आप इसको लिखना चाहें, अगर आप 10वीं के विद्यार्थी हैं तो लिखना चाहें तो इस वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये प्रश्न संख्या 3 की ओर। 3 में अभाज्य गुणनखंडन करना है। 3 का 1 है 124 है, 2 है 156, 3 है 140, 4 है 5005, 5 है 32 7 60, 32 7 60। तो सबसे पहले हम 1 नंबर का सॉल्व करते हैं। 1 नंबर 124 का अभाज्य गुणनखंड, इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। हाँ, अर्थात हमें वैसी संख्या निकालना है इसके गुणनखंड जो सभी गुणनखंड अभाज्य हों। ये सभी गुणनखंड अभाज्य हों, हमें वैसे ही गुणनखंड निकालना है। तो आइए इसको देखते हैं। दो तो अभाज्य संख्या है और इसके अंत में 4 है, तो 2 से भी भाग लगेगा, तो 2 से हम भाग देते हैं। 2 छक 12 और 2 दूनी 4। फिर अंत में 2 है तो 2 से भाग लग जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। अब तो भाग नहीं लगने वाला है, ये अभाज्य संख्या हो गया। तो इसका हो गया 2 गुने 2 का घात 2। 2 बार है तो हम घात 2 लिख सकते हैं। 31 एक बार है तो घात 1 लिखिए या नहीं लिखिए, बात एक ही हुआ। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंडन। 1 नंबर का अभाज्य गुणनखंडन हो गया। ये 2 नंबर है 156, इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 नंबर का अभाज्य गुणनखंड, अंत में 6 है तो 2 से भाग लग जाएगा। 2 7 14, 1 बचेगा, 15 में से 14 घटेगा, 1 बचेगा, 1 पर 6 उतरेगा 16, 2 8 16। फिर 2 से लग जाएगा भाग, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 घटेगा 1 पर 8 उतरेगा 18, 2 9 18। अब तो अंत में 2 4 6 या 8 या फिर 0 नहीं है, इसलिए 2 से तो नहीं लगेगा। अब 3 के विभाजकता का नियम कहता है यदि अंकों को जोड़ दें और 3 से विभाजित होता है तो उसमें 3 से भाग लग जाएगा। ऐसे 39 3 के पहाड़ा में है भी 9 3 12, 3 से विभाजित हो रहा है, 9 3 12। अंकों को जोड़ेंगे, यदि 3 से विभाजित होता है तो उसमें 3 से भाग लगेगा। तो 3 से भाग लग रहा है, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अभी हो गया 2 के घात 2 बार है, गुने 3 के घात 1 गुने 13 के घात 1। ये दोनों एक एक बार है तो घात 1 1 लिख दिए। ये हो गया इसका। अब है 3 नंबर 140। है तो फिर अंत में 0 है तो इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा। 2 7 14, 0 उतर जाएगा, 70 दूनी 140। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 1 पर 0 उतरेगा 10, 2 पचे 10। फिर 5 से लग जाएगा, 5 7 35, अब नहीं लगेगा। तो 2 का घात 2 गुने 5, एक बार है 1
और गुने 7 का घात 1 है तो 1। अब 4 नंबर 5005। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5005 का तो हो जाएगा 5 से तो लग ही जाएगा, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब तो 5 से नहीं लगेगा, क्या 7 से भाग लगेगा? क्या 7 से भाग लगेगा? तो 7 से भाग 7 एकम 7, 3 पर 0 उतरेगा 30, 7 चौका 28 2, तो इसमें 7 से भाग लगने वाला है। 7 से 7 एकम 7, 10 में से 7 घटेगा 3, 3 पर 0 उतरेगा 30, 7 चौका 28, 30 में से 28 घटेगा 2 पर 1 उतरेगा 21, 7 तिरका 21। अब इसमें 11 से भाग लग जाने वाला है, 11 से भाग लग जाने वाला है। 11 एकम 11, 3 बचेगा, 14 में से 11 घटेगा तो 3 पर 3 उतरेगा 33, 11 3 33। तो ये हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ये हो गया 5005 का अभाज्य गुणनखंड। अब है प्रश्न संख्या 5, जिसमें हमें निकालना है 32 7 60 का अभाज्य गुणनखंड। 32 7 60 का अभाज्य गुणनखंड। अंत में 0 है तो निश्चित रूप से इसमें भी भाग लगेगा 2 से, ये तो हम जान ही रहे हैं, 2 से भाग लगेगा इसमें। 2 एकम 2 1, 1 पर 2 उतरेगा 12, 2 छक 12, फिर 7 उतरेगा 2 तिहाई 6, 7 में से 6 घटेगा 1, 1 पर 6 उतरेगा 16, 2 8 16, फिर 0 उतरेगा, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 8 16, 3 उतरेगा भाग नहीं लगेगा, 1 मरतबे लगेगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटेगा 1, 1 पर 8 उतरेगा 18, 2 9 18, एगो 0, फिर 2 से भाग लगेगा, फिर 2 से भाग लग जाएगा तो 2 चौका 8, फिर 1 उतरेगा भाग नहीं लगेगा तो 9 उतरेगा। एक दामे 1 को उतार रहे हैं, 9 को उतार रहे हैं तो एक तो 0 डालना पड़ेगा। 19 हो गया, 2 9 18, 1 1 पर 0 उतरेगा 10, 2 5 10, और फिर 5 से तो भाग लग ही जाएगा, 5 8 40, 5 एकम 5, 9 उतरेगा तो 5 में से 9 में से 5 घटेगा 4, 4 पर 5 उतरेगा 45, 5 9 45। इसमें अब 819 में 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, 3 8 9 8 9 1 10 और 10 8 18, अंकों का योग 3 के पहरा में आ रहा है, इसलिए 3 से भाग लगेगा। 3 के विभाजकता का नियम कहता है कि यदि अंकों को जोड़े और 3 से वह विभाजित होता है तो उसमें 3 से भाग लगता है, इसलिए इसमें 3 से भाग लगेगा। 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटेगा 2, 2 पर 1 उतरेगा 21, 3 7 21, 3 तिहाई 9, फिर 7 2 9 3 12, अंकों का योग 3 के पहरा में आ रहा है, इसलिए 3 से इसमें भी भाग लगेगा। 3 9 27 और 3 एकम 3, फिर 13 7 91, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया 2 का घात 1 2 3 3 गुने 5 का घात 1 और गुने 3 का घात 2 और गुने 13 और गुने 7। तो इसका ये उत्तर हुआ, इसका उत्तर ये हुआ। तो अब हम लोग बढ़ेंगे इसके प्रश्न 4 की ओर। इसके प्रश्न 4 की ओर हम बढ़ेंगे। 4 में है अभाज्य गुणनखंडन विधि से मौसा और लहसा निकालना है। अभाज्य गुणनखंडन विधि से मौसा और लहसा निकालना है। 4 नंबर प्रश्न है, ये है 1 में 6 और 20 का लहसा और मौसा निकालना है। तो अभी हमने देखा है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, एक बार और देखते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 तिहाई 6, अब तो नहीं निकलेगा, ये अभाज्य संख्या हो गई। तो 2 गुने 3, 2 का घात 1 3 का घात 1, अब 20 का 2 दहाई 20, 2 5 10, यानी 2 के घात 2 गुने 5 के घात 1। अब हम इसका निकालेंगे लहसा और महसा। आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि लहसा और महसा में सबसे पहले
लौसा में हम उसको शामिल करते हैं जो सब में शामिल होता है, बड़ा घात वाला होता है उसको शामिल करते हैं। तो लौसा में 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ज़्यादा इसका घात है तो हम इसको शामिल कर लिए 2 के घात 2 वाला। लेकिन जो सब में शामिल नहीं होता है उसको भी लौसा में शामिल करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लौसा का जो वैल्यू होता है मौसा के वैल्यू से अधिक होता है। तो जब सबको शामिल करेंगे तो ना अधिक होगा। मतलब ये हम दिमाग में याद रखने के लिए सोच बता रहे हैं कि लौसा और मौसा में किसको शामिल करेंगे। तो मौसा में हम उसको शामिल करते हैं जो सब में हो, छोटा घात वाला हो, जो सब में नहीं हो उस सबको छोड़ देते हैं। लौसा में हम उसको शामिल करते हैं जो बड़ा घात वाला हो, सब में हो और बड़ा घात वाला हो उसको शामिल करते हैं, और जो सब में नहीं भी हो उसको भी शामिल कर लेते हैं। तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो हम 3 को भी शामिल करेंगे। 5 इसमें इस समय नहीं है तो 5 को भी शामिल करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो 12 पचे 60। लौसा हो गया। मौसा HCF, मौसा को हम HCF बोलते हैं, हायर कॉमन फैक्टर HCF। तो मौसा निकालने के लिए हम मौसा में उसी को शामिल करते हैं जो सब में शामिल हो और छोटा घात वाला हो। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, छोटा घात इसका है, इसको शामिल कर लिए। बाकी सब में शामिल नहीं है तो जो सब में शामिल नहीं होता है उसको छोड़ देते हैं। तो बस हो गया, ये मौसा और ये लौसा, ये आंसर हो गया। तो ये था मौसा और लौसा। एक और देखते हैं। तो आज हम इस क्लास का एक आखिरी हम और प्रश्न देख रहे हैं, ये है 17 और 25। 17 और 25। तो ये तो सहअभाज्य संख्या है। आप जानते हैं कि इसका मौसा निकालेंगे तो इसका लौसा जो है 17 का अभाज्य गुणनखंड 1 का 17, 1 गुने 17 हो गया। 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 5, यानी कि 5 गुने 5 इसका मौसा हो गया। तो HCF हो गया, जो सब में शामिल है। तो सब में तो एक के अलावा इसमें कुछ शामिल है नहीं, तो हम उसको एक को रख लेंगे। बाकी सब जो सब में नहीं रहता है उसको तो छोड़ ही देते हैं। एक तो सबका गुणनखंड होता है ना, अगर एक हम यहाँ लिख ही दिए तो मान में क्या अंतर पड़ता है, 50 25 एकम 25 ही तो हो रहा है, यहाँ 17 एकम 17 ही तो हो रहा है। इसलिए एक हो गया HCF और LCM हो गया जो सब में शामिल हो और बड़ा घात वाला हो। तो सब में कोई तो इसका जो लौसा हो जाएगा, अभी हम बता रहे थे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण वीडियो आगे पीछे हो गया यहाँ पर। LCM इसका जो हो जाएगा, LCM जो हो जाएगा वह हो जाएगा जो सब में शामिल नहीं भी होता है उसको भी शामिल करते हैं। तो 17 सब में नहीं है तब भी शामिल कर रहे हैं, 5 इसमें है, इसमें है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो हम 5 को भी शामिल करेंगे, पूरे घात के सहित शामिल कर लेते हैं। गुना करने के बाद 425 आएगा। 50 25 से 17 में गुना करेंगे तो 425 आएगा। इसके बाद इसमें हमें 1 और 2 में और जो भी 2 अंकों की जो मौसा निकालना है, प्रश्न का निर्देश है कि उसका हम जांच भी करें कि लौसा और मौसा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। लौसा और मौसा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम पहली संख्या को जांच कर रहे हैं, LCM गुने HCF। LCM कितना है इसका 60 और गुने इसका मौसा कितना है 2, गुना करेंगे तो इतना होगा। फिर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है 6, दूसरी संख्या 20, गुना करें तो 120 आया। अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो आ रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल 120 आ रहा है वह लौसा और मौसा के गुणनफल के भी बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल लौसा और मौसा के गुणनफल के ही बराबर होता है। तो ये बात क्लियर हो गया। अब इसी तरह हम इसकी भी जांच कर लेंगे, इसकी भी जांच कर लेंगे, हम 2 नंबर का भी जांच कर लेंगे इसी तरह। LCM गुने HCF बराबर हो जाएगा कितना है 425 गुने 1। तो ये हो जाएगा 425 और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 17 गुने 25, तब भी इसका मान 425 ही होगा, 425 ही होगा, इसका भी मान 425 ही होगा। अतः हम लिख सकते हैं LCM
गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो आज हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं और आगे हम अगले वीडियो में इसके आगे को लेकर आएंगे। और तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। फिर हम बता दूं आपको कि अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए